स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल नवीन टेक स्टडी में। तो देखिए मैं जो है अब आज ऑब्जेक्टिव का जो है महासंग्राम लेके आ गया। आज इस ऑब्जेक्टिव मतलब आज इस क्लास में जो है हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें 25 जो है साइंस से रहेगा, 25 सोशल साइंस से रहेगा, 25 मैथ से रहेगा और 25 जो है हिंदी से रहेगा। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। और ऐसे ही करके जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता है, ऐसे ही करके क्वेश्चन आता रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव जितना सही होगा उतना ज़्यादा मार्क उठेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई अक्षर या ऐसे वैसे खराब होने का मार्क नहीं कटता है। उसमें जितना आप सही बनाइएगा उतना मार्क आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, जो अगर अक्षर भी खराब रहता है तो उसका भी मार्क काट लेता है, लेकिन इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में मार्क नहीं काटेगा। तो ये जो है हमारा वीडियो नंबर 1 होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं नवीन कुमार, मेरे पिताजी का नाम है बद्री नारायण यादव और मैं जो हूँ बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मैं जो हूँ दरभंगा मधुबनी बिहार से हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव करेंगे? 100 ऑब्जेक्टिव। और हाँ, आप लोग को जो है ये अगर ऑब्जेक्टिव लेना है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए। रोज आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। आउटलेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 30 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। यार इस चैनल को जो है अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर में आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, वहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ऑन कर दीजिएगा। हाँ, और मैं बता दूं, जो अपने दोस्तों में जो है इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए जो मतलब जो सब तैयारी नहीं किया है उस सबको भी तैयारी हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 25 पहले क्वेश्चन करेंगे साइंस से, उसके बाद और सब्जेक्ट का है। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है साइंस का, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, सुरंगम। क्या है क्वेश्चन? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो किस राज्य की है? तो आप लोग को ध्यान देना है, कर्नाटक की है। कहाँ की? कर्नाटक का। आप लोग देखते जाइएगा ऑब्जेक्टिव, और हाँ आप लोग याद भी करते जाइएगा जो क्या सब हम बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसी में से आप लोग का क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दांतों को साफ करने के लिए किस दंतमंजन का प्रयोग होता है? दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रयोग होता है। तो कौन सा दंतमंजन होता है? तो आप लोग को ध्यान देना है, इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय को होता है। कैसा? क्षारीय। तो A इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर A हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा SI मात्रक? आप लोग को ध्यान देना है। तो मात्रक विहीन। क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। मात्रक इसका कोई नहीं होता है। क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो आप लोग को ध्यान देना है, जो 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कितनी? 7। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C इसका आंसर 7 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो कौन सा है? आप लोग को ध्यान देना है, मीथेन जो है सबसे सरल यौगिक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो कौन सा संबंध सत्य है? तो आप लोग को जैसा कि आप लोग को पता होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा V बराबर IR। क्या हो जाएगा? V बराबर IR। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो आप लोग को ध्यान देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2n²। कितनी होती है? 2n²। इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, निम्न में से कौन बौनों पौधों को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर टीटी, क्या हो जाएगा टीटी जो है बौनों पौधों को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मेरज्जू निकलता है, मेरज्जू निकलता है। तो मेरज्जू कहाँ से निकलता है, तो आप लोग को ध्यान देना है, मेरज्जू जो है प्रमस्तिष्क से निकलता है। कहाँ से निकलता है, प्रमस्तिष्क से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, और हाँ देखिए, और आप लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर नहीं जानते हैं तो आप लोग को वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड है, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो मॉडल पेपर ऑफिशियल निकला था उसका ऑब्जेक्टिव लोड है इस चैनल पर, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हमारा अगला 11वां क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश में कैसा प्रतीत होता है। तो कैसा प्रतीत होता है, आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो आप लोग को ध्यान देना है, आकाश जो है उसको काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, काला। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो आप लोग को ध्यान देना है, प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CnH2n+2। इसी तरह से आप लोग को एल्काइन का पूछ देगा, कभी मतलब एल्काइन का, यहाँ पे एल्केन का पूछा है तो एल्काइन का भी पूछ सकता है। तो आप लोग को इसी प्रकार का पूछ सकता है आप लोग को ऑब्जेक्टिव। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो कौन सा पर्यावरण जो है अनुकूल नहीं है, तो आप लोग को ध्यान देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना। पैदल चलना अपने मन से चलाते हैं, साइकिल भी अपने से चलाते हैं, तो आप मोटरसाइकिल जो है सीधे आप लोग गियर देते रहते हैं, चलते रहता है ऐसे ही करके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा तो सभी के पास पहुंच जाएगा, जो सब तैयारी नहीं किया है बढ़िया जैसे उसके पास भी पहुंच जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है, कितने आबंध बनते हैं, तो 2 आबंध बनते हैं। कितने आबंध, 2 आबंध। ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है। देखिए ये 2 को बॉन्ड बनता है, ऐसे करके होता है ऑक्सीजन का, ऐसे होता है ऑक्सीजन, तो ये 2 बॉन्ड बन गया, इसलिए 2 आबंध होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए, आप लोग को ध्यान देना है, जो पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा वृक्ष जो है स्वपोषी है, वो खुद अपना भोजन बनाता है। देखिए पत्ता जो है क्या सूर्य से क्या करता है, तो आग लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाता है पर्णहरित से, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से सभी की जरूरत होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है आप लोग को ध्यान देना है, वो जो होता है दृष्टि पटल पे होता है। कहाँ पे, दृष्टि पटल पे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर दृष्टि पटल पे होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो किस हानिकारक से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा पाराबैंगनी विकिरण से। किससे, पाराबैंगनी विकिरण से, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। हम लोग को जो ओजोन परत हम लोग को मदद करता है, बचाता है पाराबैंगनी विकिरण से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो कौन सा है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, आप लोग को ध्यान देना है, प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ है। क्या है, प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक उभयलिंगी जंतु है, निम्न में से एक उभयलिंगी जंतु है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा, कौन सा है उभयलिंगी, तो केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। तो कौन सी है जो एक लिंगी पुष्प है, तो आप लोग को ध्यान देना है, पपीता पुष्प, पपीता का पुष्प जो होता है वो एक लिंगी पुष्प है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है।
तो कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है, तो आप लोग को बता दे मरकरी जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 10H2O। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर Na2CO3 10H2O हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मस्सा। मस्सा जो है जनित रोग नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो कौन से जीवाणु है जो जनित रोग नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मस्सा। मस्सा, देखिए ये क्वेश्चन अभी मैं कराया था, ये डबल छपा गया है शायद, इसलिए ये, हाँ, ये डबल हो गया है, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सबसे अंतिम क्वेश्चन आज का। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो Na, सोडियम का जो है गलनांक सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा? देखिए Al से एल्यूमिनियम होता है, Cu से कॉपर होता है, Fe से आयरन होता है, और Na से जो है सोडियम होता है। इसका आंसर बी होगा इसका आंसर। और आप लोग को बता दूं, अगर एग्जाम दे के आप लोग आइएगा तो आप लोग को वीडियो आप लोग को मिल जाएगा 1 घंटा या आधा घंटा के अंदर में, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। एग्जाम दे के जब एग्जाम होगा आप लोग को आंसर की का वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आंसर की आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा कितना आप लोग सही बना के आए हैं एग्जाम में, जब एग्जाम होगा तब। देखिए अब हमारा साइंस का आज का खत्म हो गया, अब हम लोग किसका करेंगे? तो अब हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे। किसका ऑब्जेक्टिव करेंगे? सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव करते हैं। और इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए। देखिए सोशल साइंस का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या सब है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है सोशल साइंस का, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में जो है वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? आप लोग को ध्यान देना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। आप लोग को ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे, क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ज़्यादा जल की उपस्थिति पृथ्वी पर, ज़्यादा जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं जल पृथ्वी को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम का कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो आप लोग को ध्यान देना है, यह कानून जो है 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2005 में। आप लोग को ध्यान देना है, बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में जो है नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो आप लोग को ध्यान देना है, लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, लोकतंत्र। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप लोग को ध्यान देना है, ये जो प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो आप लोग को ध्यान देना है, वह जो दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार। आप लोग को ध्यान देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो आप लोग को ध्यान देना है, टीपू सुल्तान जो थे जो मैसूर के शासक थे। कहाँ के? मैसूर के था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बिहार का शोक? तो आप लोग को ध्यान देना है, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सिखों के क्या है क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार के किस नगर में हुआ था?
तो बिहार का जो है पटना जिला में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना नगर में हुआ था। इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा इसका आंसर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आप लोग को ध्यान देना है, यह जो करवाया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? आप लोग को ध्यान देना है, यह जो लागू किया गया था यह किया गया था राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में सर्वप्रथम। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बन गया? आप लोग को ध्यान देना है, नीति आयोग बन गया। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बन गया। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो आप लोग को ध्यान देना है, इसमें जो है बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और कभी कभी क्या पूछ देता है, कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, तो उसमें इसके अलावा जो भी आंसर दिया रहेगा वो होगा। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बीजेपी की स्थापना कब हुई? जिसके अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है बीजेपी से है, तो ये पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बीजेपी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को ध्यान देना है, बीजेपी की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग को ध्यान देना है, यह जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, तो कौन सा केंद्र प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो आप लोग को ध्यान देना है, जादूगोरा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सुनामी कहाँ आती है? सुनामी जो है कहाँ आती है? तो सुनामी जो है समुद्र में आती है। कहाँ पे आती है? समुद्र में आती है। तो लोग को ध्यान देना है, सुनामी समुद्र में आती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? तो आप लोग को ध्यान देना है, लोकतंत्र की सफलता जो है निर्भर करती है, वह निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। किस पे? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, और अभी मैं बता दूं, अगर आप लोग जो है मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखा है मॉडल पेपर का आंसर, तो आप लोग को इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा और टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्या होता था, व्हाट्सअप लिंक बनाते थे, व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाते थे, तो व्हाट्सअप ग्रुप में 257 आदमी से ज़्यादा नहीं जुड़ने देता है। लेकिन इसमें जो है 20,000 मेंबर जुड़ सकता है, लगभग मतलब करीब 20,000 मेंबर जुड़ सकता है। इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दिया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो किसने कहा था? तो यह जो कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो आप लोग का ध्यान देना है, इसका जो मुख्य कारण था वह था पानी की कीमत में वृद्धि। क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यह सबसे आसान क्वेश्चन है। जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता है वो सभी से बड़ा, मतलब वो कभी किताब को उल्टाया नहीं है। यहाँ पर पूछा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग को जैसा कि पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है? मोर है। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, मोर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आप लोग को ध्यान देना है, यह जो स्थित है यह आप लोग को स्थित है बिहार शरीफ में। कहाँ पे? बिहार शरीफ में। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बिहार शरीफ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार शरीफ नहीं होगा, इसमें इसका जो है
गलती हो गया, बिहार शरीफ नहीं होगा, इसका जो है पटना होगा। कहाँ होगा? पटना। डी इसका आंसर पटना हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी जो है इसका आंसर गलत बोला गया था, लेकिन इसका आंसर जो है डी होगा, पटना होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? किसने दिया था? आप लोग को ध्यान देना है। वेदों की ओर लौटो, यह नारा जो दिया था, यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, तो जो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग को ध्यान देना है, जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। तो देखिए हमारा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, और इसके बाद जो है हमारा होगा किसका ऑब्जेक्टिव? तो इसके बाद हमारा हिंदी का ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आधा वीडियो खत्म हो चुका है और आधा वीडियो अब होगा। देखिए यहाँ तक जो था, यहाँ तक हमारा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव था, और यहाँ से आगे हम लोग का हिंदी का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी क्वेश्चन हमारा क्या सब है। तो देखिए हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? संज्ञा है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जो है इनमें से कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। कौन सी वाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग को ध्यान देना है, विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो है आप लोग को सॉरी विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। आप लोग को ध्यान देना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आपने क्या खाया? आपने क्या खाया? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? इसमें जो है क्या कौन सा सर्वनाम है? तो क्या जो है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? तो भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग को ध्यान देना है, भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा दधी जोर ओदन। क्या हो जाएगा? दधी जोर ओदन, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो किस कारक की विभक्ति? तो आप लोग को ध्यान देना है, इसमें जो है संप्रदान कारक की विभक्ति है। कौन सी कारक की? संप्रदान कारक की, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? लौह पुरुष में कौन सा समास है? आप लोग को ध्यान देना है, लौह पुरुष में जो है कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग और प्रत्यय में आप लोग को पता होगा, जो उसको जो है इसका जो है संधि विच्छेद कर लीजिएगा, और जो पहले आया है वो उपसर्ग हो जाएगा, और जो बाद में आया है वो प्रत्यय हो जाएगा। देखिए इसका जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को ध्यान देना है, इसका आंसर नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर नीर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप लोग को ध्यान देना है, इसमें जो है सोनित, यह सी में जो सोनित लिखा हुआ है यह शुद्ध शब्द है। तो आप लोग को ध्यान देना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो ए किस में परिवर्तन हो जाता है? ताकि ए जो है किस में परिवर्तन हो जाता है? तो किस में परिवर्तन हो जाता है? तो यह हो जाता है अ में परिवर्तन हो जाता है। किस में? अ में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप लोग को ध्यान देना है, इसमें जो है पहला वाक्य है शुद्ध है। आपके दर्शन कब होंगे? यह पहला वाक्य शुद्ध है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो हाथ साफ करने का मुहावरे का सही अर्थ होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर चोरी करना हो जाएगा।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो है यह सी में जो हितैषी लिखा हुआ है यह शब्द शुद्ध है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है तो आप लोग को बताए हैं, पहले जो आएगा वह हो जाएगा उपसर्ग और जो बाद में आएगा वो प्रत्यय है। तो यहाँ पूछा है अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम में जो है आप लोग को बता दे जो अंतिम में है इम प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, इम। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अष्टध्यायी में कौन सा समास है। अष्टध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टध्यायी कौन सा समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास, द्विगु, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण क्या है, आप लोग को बता दे। यह जो है क्या है, तो आप लोग को इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं अप्रत्यक्ष कारण है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा किसकी रचना है। तो पेड़ का कमरा किसकी रचना है, आप लोग को ध्यान देना है। यह जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी रचना, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला 18 नंबर क्वेश्चन है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, आप लोग को ध्यान देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया है। किसका किया है, दही वाली मगम्मा का, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। तो कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग को ध्यान देना यह इसका जन्म जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन घनानंद की भाषा क्या है। घनानंद की भाषा क्या है, तो घनानंद की भाषा जो है यह कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा तो समझते जाइएगा बढ़िया। जैसे कहा कि हो सकता है इसमें से कि क्वेश्चन आ जाए आप लोग को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो किसके अनुसार, तो आप लोग को ध्यान देना है, यह जो है खोखा के अनुसार। किसके अनुसार, खोखा के अनुसार, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो आप लोग को ध्यान देना है यह जो है वारेन हेस्टिंग को मिला था। किसको, वारेन हेस्टिंग को, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढहते विश्वास जो है किस भाषा से अनुदित है, तो यह जो है उड़िया भाषा से उदित है। किस भाषा से अनुदित है, उड़िया भाषा से, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, उड़िया भाषा से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो किस कवि की पंक्ति है, आप लोग को ध्यान देना है, यह जो है इसकी पंक्ति है। किसकी, रेनर मारिया रिल्के के। किसके, रेनर मारिया रिल्के की, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है और सबसे अंतिम क्वेश्चन है हिंदी का। जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। तो किसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा वनलता सेन के द्वारा। किसके द्वारा, वनलता सेन के द्वारा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है हिंदी का क्वेश्चन खत्म हो गया है, अब मैथ का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है नहीं, इसलिए मैं जो है यहीं पे बताऊँगा। यहीं पे कहने का मतलब यही आपको जो क्वेश्चन के ऊपर ही बताऊँगा, पेज पे लिख के ही बताऊँगा। मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ। देखिए अब मैं बताऊंगा, आप लोगों को लिख के ही बताऊंगा। तो देखिए अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल आप लोग को जो है रेड आइकन का रेड कलर का बेल आइकन दिख जाएगा, मतलब आप लोग को सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। जैसे कि मैं आंसर की भी डालूंगा तो उसका भी अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम
संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप लोग गिन लीजिएगा 0 और 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्या आप लोग जानते हैं, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं हो विभाजित उसे विषम संख्या होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मैं गिनने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि 1, 3, 6, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब विषम संख्या है। तो आप लोग गिन लीजिएगा कितना होता है। मैं आप लोग को सीधा आंसर बता रहा हूँ। तो 25 होता है। कितना होता है? 25। आप लोग को ध्यान देना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 25 जो है 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या होती है। देखिए उसका हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 5, 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात होगा। तो पहले आप लोग लौसो निकालिए। तो लौसा मतलब लघुत्तम निकालिए। तो 5 और 15 का आप 20 का निकालिएगा। तो 5, 15 और 20 का निकालिएगा। तो ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 1 5, 5 3 15, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो क्या आ गया मेरा? आ गया जो 5 3 15, 15 चौका 60, 60 आ गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 60 आ गया। हमारा लौसो जो है 60 आ गया। कितना आ गया? 60। आप लोग यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, 60 आ गया लौसो। और मौसो निकालना है तो पहले 5 के 15 में निकालिएगा। किस में निकालिएगा? 15 में। तो जैसे कि 5 दिया 15 हो जाएगा, ये कट गया। तो इसका जो है लौसो कितना आ गया? 5 आ गया। मौसो 5 आ गया। तो 5 का 20 में करना है। तो 20 में करना है तो क्या हो जाएगा? 20 से कर जाएगा। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो यह भी कट गया। तो इसका भी लौसो जो है क्या आ जाएगा? 5 आ गया। तो मतलब 5 आ जाता है। इस तीनों का लौसो 5, मौसो 5 आ जाता है। और लौसो जो आया है मेरा 60 आया है। कितना आया है? तो क्या आ गया? तो 60 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 60 बटा 5 को काट दीजिएगा। तो आप 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 अनुपात हमारा कितना निकल गया? 12 अनुपात 1 निकल गया। तो इसलिए इसका आंसर 12 अनुपात 1 कहाँ पे दिया हुआ है? तो डी में दिया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या कौन है इसमें से? तो √10 जो है ये भी अपरिमेय संख्या है। 24 भी है, √35 भी है। लेकिन √121 है, यह 11 का वर्गमूल है या 11 का वर्ग है। तो इसलिए इसका जो है यह जो है परिमेय संख्या है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, √121। यहाँ पे पूछा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या कौन है इसमें से? तो इसमें से परिमेय संख्या √121 है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लौसो 36 है। a और 18 का लौसो 36 है तथा मौसो जो है 2 है। तो a का मान क्या होगा? तो ये जो है मैं अभी बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। अभी मैं इसको नहीं बना सकता हूँ। ये आता है मुझे लेकिन मतलब अभी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि बना सकता हूँ अभी बोलिएगा तो आप लोग टाइम। लेकिन अभी वीडियो कितना मिनट का बन चुका है? 11 मिनट का। टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं उतना आप लोग को अभी में नहीं बताऊँगा, डीपली नहीं बताऊँगा। डीपली भी ब्लैक बोर्ड रहता या वाइट बोर्ड रहता तब मैं बताता, लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊँगा। इसलिए इसका आंसर मैं सीधे बता दे रहा हूँ। इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर 4 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो होगा। ये मान के चलिए अभाज्य संख्या आप लोग समझते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 3 मतलब कट जाए किसी से भी। और जो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटता है। जैसे कि मान के चलिए 3 जो है ये खुद से कटता है और 1 से कटता है। और उसके बाद 7 जो है ये भी 1 से कटता है और खुद से कटता है। 5 भी 1 से कटता है, खुद से कटता है। तो जैसे ही करके आप लोग को जो है अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो बोल रहा है। तो जैसे कि मान के चलिए 3 हो गया अभाज्य संख्या और 5 हो गया, तो इसका जो मौसो लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 बच गया तो फिर यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। यहाँ पे 2 1 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 बच गया। तो 1 बच गया तो आप लोग फिर 2 से लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा मौसो जो है 1 निकल के आ गया। क्या आ गया? निकल के 1 निकल के। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। 1 डी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है? तो 1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 और भाज्य संख्या जो है सबसे छोटी 4 होती है। तो क्या होती है? 4। तो इसलिए 4 गुने 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 हमारा आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या तो इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है वो जो है क्या हो जाएगा? तो 29 जो है अभाज्य संख्या। यह खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा कुछ से नहीं कटेगा।
तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए उसके बाद हमारा यह है, ये क्वेश्चन जो है क्या पूछा है, जैसे रेकरिंग जो दिया हुआ है 3.27 रेकरिंग है, यह कौन सी संख्या है? तो यह जो है कौन सी संख्या है, तो आप लोग को ध्यान देना है, यह एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है? तो 2m होता है। क्या होता है? 2m, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 2m। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर भी पूछा है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो √64/81 क्या हो जाएगा? तो 8/9 हो जाएगा। यह जो है यह परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इस सब का करके नहीं बताऊंगा बी सी डी का, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं जो आंसर है उसी को सीधा बताऊंगा। तो देख लिए इससे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो जैसे कि मैं पिछले मॉडल पेपर वाले वीडियो में बताया था, जो शांत होगा, तो जैसे नीचे में जो है ना दिया हुआ है ना, इसका आप लोग लघुत्तम निकाल लीजिए। और लघुत्तम निकालने के बाद अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो समझिए वो जो है अशांत होगा। और 2 और 5 आ जाता है, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता है तो वह शांत हो जाएगा, उसका शांत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग इसका आंसर होगा ए होगा, 8 होगा। तो 8 का आप लोग निकाल लीजिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 8 का आप लोग निकाल लीजिएगा लघुत्तम, तो 2 से कट जाएगा तो 4 बचेगा, 2 और 2। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 आया, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आया, मतलब 5 तो यहाँ पर अब नहीं किया है, सिर्फ 2 आया है। तो इसलिए यह जो है यह शांत होगा इसका। इसके अलावा किसी का भी देख लीजिए आप, अशांत हो जाएगा। आप लोग इसे कर लीजिएगा एक बार, लेकिन मैं चेक करके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार का है, कहाँ? 6/10 का। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल सा 15 का लघुत्तम निकाल लीजिएगा, तो 15 का लघुत्तम हो जाएगा 3×5 = 15। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब मैंने क्या बताया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वह जो है अशांत होगा। तो यहाँ पे 3 आ गया है, तो इसलिए इसका आंसर अशांत हो जाएगा। यह जो है अशांत दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार है? यह अशांत है दशमलव प्रसार। आप लोग को ध्यान देना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 4 - √3 है। 4 - √3 कौन सी संख्या है? तो आप लोग को ध्यान देना है, 4 - √3 जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे √36 6/8 हो जाएगा, यह भी परिमेय हो गया। 1/9 यह भी परिमेय हो गया। और यहाँ हो गया -9 बटा क्या हो गया? तो यहाँ पे 7 निकल गया। लेकिन इसका जो है रूट नहीं निकलेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है √3/5 यह जो है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो इसमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो आप लोग को ध्यान देना है, इनमें जो है यह 11 जो है अभाज्य संख्या है। जब बाकी सब जो है ये कट जाएगा, कोई 2 से कोई 3 से, यह भी 3 से कट जाएगा, लेकिन यह जो है सिर्फ अपने से और 1 से कटेगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आप लोग को ध्यान देना है, 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 11/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग 15 का मान के चलिए निकाल लीजिए, तो 15 का निकाल लीजिएगा, तो आप लोग 3 यहाँ पे आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे 3 आ गया ना, तो इसलिए इसका भी अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका भी दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ये भी परिमेय है, यह भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, सिर्फ ये अपरिमेय है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, √2 है। √2 क्या है? तो आप लोग को ध्यान देना है, √2 जो है अपरिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो होता है। तो जैसे कि 2 का मौसो हम अभाज्य संख्या का मौसो निकाले थे, तो 1 आया था, इससे पहले क्वेश्चन में आया था, इसीलिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, सिर्फ ये परिमेय होगा। कैसे कि √2 है बटा √2 है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो 2 बच जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 √2/√2 इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। क्या पूछ रहा है, दो क्रमिक मतलब लगातार सम संख्याओं का। जैसे सम संख्या कैसे होता है, तो सम संख्या जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब सम संख्या। अब मान के चलिए मैं 2 और 4 के बीच निकाल लेता हूँ एचसीएफ। तो 2 को 4 के बीच निकालूंगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए कट गया, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया मेरा 2 आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर बी 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसम गुने ए बी का लौसक निम्न में से किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, ए गुने बी के बराबर होगा। किसके बराबर, ए गुने बी के बराबर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। किसे प्रकलित करने का तो है जो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकालते हैं, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से मौसो निकालते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौसो। बी इसका आंसर मौसो हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पाई क्या है। तो पाई जो है क्या हो जाएगा, लोग ध्यान दीजिएगा। पाई है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।